जी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन कौन सा सिस्टम है? इन कार्टेशियन सिस्टम। कम उसमें हम लोग फार्मूला क्या डेवलप किए? एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। एग्री? और टेन थीटा इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स और ए इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। आप लोग मैथमेटिकल टूल का प्लेलिस्ट फाइल देखना स्टार्ट कर दिए? कवर कर लीजिएगा 1 वीक के अंदर। वहाँ पे जितना मैथमेटिक्स है उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए 8 मंथ के अंदर, तो वो आपको बट उतना लगेगा। मैथमेटिकल टूल का अलग से कॉपी ही बना लीजिए और एक एक एग्जाम्पल के थ्रू जाइएगा। देखना नहीं है, बनाना है उसको, ठीक है, लिखना है। क्योंकि जो मैथमेटिक्स में उस दिन सैटरडे को स्टार्ट किया था वो वहाँ से बेसिक है, वहाँ से स्टार्ट ही होती है मैथमेटिक्स। तो प्लीज़ अपने आप को एक्सेप्ट समझा लीजिए, मैथमेटिक्स ठीक रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं आ गया, ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे सबसे बड़ा रोल किसका है? एवरीवन, थीटा का है, राइट। और थीटा कहाँ से लेते हैं? बार बार बोलना पड़ेगा या याद रहेगा? इस ए फार्मूला दिस इज वैलिड फॉर ऑल क्वाड्रेंट्स प्रोवाइडेड। बी केयरफुल अबाउट थीटा। थीटा ऑलवेज टेकन फ्रॉम वेयर? पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूविंग एंटी क्लॉकवाइज अप टू योर गिवन वेक्टर। इज इट राइट? ओके। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने ए ले लिया। कार्टेशियन सिस्टम में मैंने आपको कार्टेशियन सिस्टम में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ देखिएगा। लास्ट में यही आया था ना, अगर ध्यान से देखेंगे तो a इक्वल टू क्या आया था? a कॉस थीटा, याद है आपको? प्लस a साइन थीटा j, और i के कोफिशिएंट को क्या नाम दिए थे? x कंपोनेंट, और j के कोफिशिएंट को क्या नाम दिया गया था? y कंपोनेंट। इसका मतलब ओके सर, किसी भी वेक्टर को 2 डायमेंशन में, किसी भी वेक्टर को 2 डायमेंशन में क्या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ या ना? a इक्वल टू एक्स आई प्लस ए वाई जे, करेक्ट ना? यहां तक समझ में आ गया है? चलिए यहां तक आइए। अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन देकर इसका मैग्नीट्यूड कितना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? सर मैग्नीट्यूड तो बता देंगे, करेक्ट है ना? कितना हो जाएगा? √13। यहाँ तक हो गया। अब इसको मैग्नीट्यूड पता चल गया। अब नेक्स्ट क्या चाहिए? ये किस क्वाड्रेंट में है, कौन सा क्वाड्रेंट में वेक्टर है? तो क्वाड्रेंट पता करने के लिए क्या करेंगे? एक्स कंपोनेंट क्या है? पॉजिटिव। अब वाई कंपोनेंट क्या है?
बाई कंपोनेंट निगेटिव है ना, तो एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव और बाई कंपोनेंट निगेटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट का था? फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। ओके, इसका मतलब मेरा वेक्टर है कौन सा क्वाड्रेंट का? फोर्थ क्वाड्रेंट का। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट बताना क्या सफिशिएंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट में ए एरो है, कौन सा एरो? वेक्टर ए। बट भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में रहने का तरीका इनफाइनाइट हो सकता है, यहाँ से यहाँ, राइट। 270 से 360 के बीच में ना, 270 से 360 और 0 से 1 के बीच में ही इनफाइनाइट नंबर होता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में इनफाइनाइट डायरेक्शन हो गया। दैट्स वाई सिर्फ ये बताना क्या सफिशिएंट आपके लिए रहेगा कि वेक्टर लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट? इट इज़ नॉट द सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। देन सर फिक्स कैसे करें? ओके, अगर इसका एंगल को फिक्स कर दिया जाए, क्या फिक्स कर दिया जाए? तब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा कि मेरा वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में है और उसका एंगल इतना है, राइट। तो क्वाड्रेंट कैसे चेक कर लिए? साइन से, राइट। और सर ये थीटा निकालने के लिए तो मेरे पास रेडीमेड फार्मूला है, tan थीटा। ये यहाँ वाला ही तो थीटा था, तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल व्हाट? a बाई वाई ax। करेक्ट है ना एवरीवन? ये क्लास 12th के इलेक्ट्रोसेट में काम में आता रहेगा। वेक्टर इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बहुत सारा चैप्टर में इसका यूज होने स्टार्ट होगा, ठीक है। लिखिए भाई, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू -3/2, करेक्ट। बट माइनस हो सकता है कि इस थीटा का एंगल आपको नहीं पता हो। बॉयज इस तरफ पास के बाद बैठिएगा, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, गर्ल्स इस तरफ, ठीक है। और नहीं तो 3-4 बेंच छोड़कर पीछे बैठिएगा। आज के लिए ठीक है, ये सिर्फ आपको लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये एक मेंटेन करते हैं ताकि डिसिप्लिन बना रहे। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या रहेगा? tan इनवर्स -3/2, ठीक है। बट ये थीटा कौन सा थीटा है? यहाँ से यहाँ तक का थीटा, करेक्ट ना? तो स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा पक्का। और क्वाड्रेंट पता चल जाएगा, एंगल निकल जाएगा, वेरी गुड। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन है। अब थोड़ा थोड़ा अगर समझ में आना स्टार्ट होता है ना, तो वहाँ से ज़्यादा एफर्ट लगाना है। मुझे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए, नहीं समझे? पढ़ा चुके यूनिट वेक्टर, क्या फार्मूला था भार्गव यूनिट वेक्टर का? आप लोग बताइए, उनका जस्ट बिगिनिंग है, हमको बहुत सारा चीज़ अभी भूल जाते हैं। वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेरी गुड। तो वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, दिस इज कॉल्ड व्हाट? यूनिट वेक्टर, करेक्ट। तो वेक्टर कितना है भाई? 2i - 3j। अब मैग्नीट्यूड तो निकाल चुके हैं, यस। ये जितना कुछ बोल रहे हैं सब मेरे असाइनमेंट में रहेगा, तो फिर वहाँ पे नहीं कि सर इसका कैसे सोल्यूशन होगा, करेक्ट ना? दिस इज योर यूनिट वेक्टर, करेक्ट। अच्छा स्टूडेंट, अगर असाइनमेंट में रहेगा फाइंड आउट द एक्स कंपोनेंट ऑफ यूनिट, क्वेश्चन में क्या रहेगा? फाइंड आउट एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, नहीं यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। मतलब इसके यूनिट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट चाहिए। कोई बात नहीं था, पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे भाई। अगर मेरा वेक्टर कार्टेशियन सिस्टम में है तो कॉमन सेंस की बात है कि उसका यूनिट वेक्टर भी कार्टेशियन सिस्टम में ही रहेगा, है ना। अगर मेरा वेक्टर किस सिस्टम में है? कार्टेशियन सिस्टम, तो यूनिट वेक्टर भी किस सिस्टम में दिखेगा? कार्टेशियन। तो इसका क्या एक्स कंपोनेंट आप नहीं बताएंगे? किसके कोफिशिएंट को एक्स कंपोनेंट बोलते हैं? आई के कोफिशिएंट को प्लस आई का कोफिशिएंट को, राइट। तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा? इतना आसान था, राइट। और इसका बाई कंपोनेंट
तो अगर आपका वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका यूनिट वेक्टर भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा। सर उसका यूनिट वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट क्या, उसका यूनिट वेक्टर तो उसी एरो के अलोंग रहेगा। अगर ये वेक्टर ए है तो मेरा यूनिट वेक्टर इसी एरो के अलोंग रहेगा, राइट। क्यों सर, वही तो उसका रिप्रेजेंटेटिव है। किस बात का, डायरेक्शन का। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर किसका क्या होता है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उस वेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव है। किस बात का रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्शन का। इसका मतलब है कि अगर ये मेरा वेक्टर है इस लॉन्ग है तो उसका यूनिट वेक्टर इसी के पैरेलल रहेगा, इसी पे रहेगा, पैरेलल नहीं, इसी पे रहेगा। करेक्ट है ना। चलिए, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या है और वाई कंपोनेंट क्या है, डू इट फास्ट। सबका पेन फास्ट चलना चाहिए। एक्स कंपोनेंट कितना, वेरी गुड। और वाई कंपोनेंट -2। मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर रूट ओवर, राइट। हाउ मच, 2√2। एग्री। योर वेक्टर लाइज इन विच क्वाड्रेंट, आपका वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे दोनों निगेटिव है तो किस वेक्टर, ओके। अब मुझे चाहिए एंगल थीटा, मुझे चाहिए उस वेक्टर का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो मूव करते थे। तो tan थीटा इक्वल टू व्हाट, ay ax कितना हो जाएगा, -2y -2 इक्वल टू व्हाट, +1। तो tan थीटा इक्वल टू 1, देन थीटा इक्वल टू, जल्दी से बोलिएगा। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, यहाँ देखिए, ऐसा ऑब्जेक्टिव थीटा निकालने का एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा, करेक्ट ना। आपको -1 मिलेगा, बन तो जाएगा बट यू आर अवॉर्डेड -1। एग्जामिनर को पता है कि आप जल्दीबाजी में क्या मिस्टेक करेंगे, क्योंकि आपने जो बोला और आपका आंसर दोनों मैच नहीं किया। आपका वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है भाई, आपका वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में है और आप मुझे एंगल बता रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट का। मैं गलत हूँ या सही हूँ, सही है। तो ये बात मुझे सिर्फ पता है या क्वेश्चन सेट करने वाले को भी पता है कि छोटा छोटा क्वेश्चन में कैसे मिस्टेक करवाना है, राइट। और मैं जानबूझ के ऐसा नहीं था कि रैंडम लिया हूँ, बहुत प्लानिंग करके एग्जाम्पल लेता हूँ। आपको लगता हो कि अच्छा सर कुछ भी ले लिए, बट एक पैरेलल दिमाग में चल रहा है कि कहाँ कहाँ पे आपसे मिस्टेक हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे तो ओके। तो भाई tan थीटा इक्वल टू 1 होता है तो थीटा इक्वल टू 2 वैल्यू होता है, एक 45 भी और एक 225 भी, करेक्ट ना। 0 से 360 के बीच में, 0 से 360 के बीच में दो एंगल पे tan थीटा का वैल्यू 1 होता है। कौन कौन सा एंगल, 45 एंड 225। सर कैसे, तो यहाँ देखिए tan 225 को ऐसे लिख सकते हैं 180 + 45। मुझे tan 225 का वैल्यू आपको बता देना है। तो tan 225 इक्वल टू व्हाट, आपको पिछले क्लास में कुछ एंगल बोले थे वैल्यू निकालने के लिए, निकाले हैं आप लोग, निकाले हैं ना। 10-15 वैल्यू दिए थे, प्लीज़ उसको काम कर लीजिएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट था। यस
तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं भाई, जो बोलेंगे वो तो काम करते रहना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो टीचर आपके पीछे नहीं भागेगा, आपको टीचर के पीछे भागना पड़ेगा, ठीक है, अगर रिजल्ट देना है तो यहाँ पे एक मान लीजिए ये फार्मूला नहीं याद है, ये फार्मूला तो याद था, साइन 180 प्लस 45 इक्वल टू व्हाट, माइनस साइन 45, और इसका भी क्या रहेगा माइनस कॉस 45, और माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो कितना हो जाएगा tan 45 हाउ मच 1। ये तो प्रूफ हो गया ना कि tan 225 का वैल्यू होता है। तो आज के बाद 0 से 360 कितना, 0 से 360 के बीच में दो जगह पे tan थीटा का वैल्यू 1 होगा। कौन कौन सा एंगल, 45 और 225। वैसे ही एक मिनट, tan 135 कितना होता है, बहुत फेमस वैल्यू है, -1। tan 135 कितना होता है, -1 होता है। तो दो एंगल पे -1 होता है, एक 315 डिग्री पे भी होता है, tan 135 और tan 315 एकदम सिमेट्रिकल है स्टूडेंट। यहाँ देखिए करेक्ट, ये 45 और ये कितना 225। वैसे ही ये 135 इस सेम लाइन, सेम बिल्कुल सेम लाइन, तो ये कितना है, ये 135 है, तो ये एंगल कितना रहेगा 45, तो ये एंगल कितना रहेगा 315, ठीक है। तो दो एंगल पे -1 रहेगा, कौन कौन सा, tan 135 और tan 315। और किसी को डाउट है तो फार्मूला का अप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है, ओके। तो एक्चुअल में आज के बाद इस टाइप का क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब हम लोग को सही से सॉल्यूशन करना क्या था, हम लोग को tan थीटा इक्वल, आज को ऐसा करना है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का रेंज यहाँ पे ये जो थीटा था वो 0 से 360 था, तो हम लोग को चेक करना क्या था कि थीटा tan थीटा इक्वल 1, तो थीटा क्या क्या हो सकता है 45 एंड 225। अब तब सिलेक्ट करते हैं कि मेरा वेक्टर किस क्वाड्रेंट का था, फर्स्ट क्वाड्रेंट का या थर्ड क्वाड्रेंट का। मेरा वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट का है तो इसको रिजेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, समझ गए। देन करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट 225, समझ गए। कौन सा, नहीं इसी के लिए तो प्रैक्टिस कर रहा था ना स्टूडेंट। इन सारे का टास्क दे रहा हूँ। हाँ तो एक्चुअल में जैसे ही 45 यहाँ देखिएगा कि सर मुझे स्ट्राइक कैसे करेगा, तो स्ट्राइक करेगा कि सपोज कीजिए कि आप मिस्टेक एक बार कर चुके कि आपने 45 आंसर निकाला, बट क्या यहाँ पे एक बार जैसे ही 45 लिखेंगे तो ये स्ट्राइक करेगा कि नहीं ये तो 45 से बड़ा रहेगा, क्या रहेगा 45 से बड़ा रहेगा। तो 45 से बड़ा रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब ये एंगल तो होगा नहीं। और इतना बार प्रैक्टिस करते फिर मुझे याद रहेगा, ओके तो 45 नहीं है तो फिर क्या हो सकता है। देखिए अगर मैं आपको जगह पर था 45 नहीं है मतलब, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब 180 से बड़ा रहेगा, तो फिर यहाँ पे याद रखेंगे ओके tan 45 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं tan 180 प्लस 45, है ना। tan 45 ऑल्सो रिटन लाइक व्हाट tan 180 प्लस, चूँकि है tan वैल्यू 1 है तो इसके साथ मैच करना चाहिए, तो ये tan 45 बट ये 45 नहीं है, ये मुझे पता चल गया 180 से बड़ा है, तो इसको इस फार्मूला पर बैठाएंगे 180 प्लस 45, और जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 225। एट द सेम टाइम भाई ये सब बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है और इसी में से कुछ आते रहता है, तो हम लोग को इतना इस पर प्रैक्टिस कर लेना है कि नेक्स्ट टाइम मिस्टेक नहीं हो,
आप प्लस प्रॉब्लम बनाते बनाते देखिए जैसे कैसे मुझे याद हो सब कुछ है। हाँ, एक्चुअल में जो काम अभी आप करना सोच रहे हैं वो 10th का काम है। जो काम आप सोच रहे हैं वो हम लोग बहुत पीछे हैं। रियलिटी तो यही है ना, एडवांस मैथ में 10th में रहता है, और यहाँ पे आकर फिर भी कोई बात नहीं है, इसका फिर से निकालिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का भी कर लीजिए, ठीक है। इतना का वैल्यू निकाल लीजिएगा 2-2 बार। और इन सब वैल्यू कैसे निकालिएगा? अब 75 का निकाला रहेगा, आपको टास्क दे रहा हूँ, तो a प्लस बी कीजिएगा, 30 + 45। मतलब अगर किसी को 75 का निकालना है तो 75 के लिए 45 + 30 तो कर सकते हैं ना। और साइन a प्लस बी का फार्मूला देखिएगा, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और तब उस पर बैठा कर ये सब निकालना। मतलब ये सब प्रैक्टिस करना है, ये आपको लगेगा भाई, ठीक है। अब प्लस इतना बार ये सब एग्जाम्पल आ जाएगा असाइनमेंट वगैरह में कि घबराने की बात नहीं है। इसलिए देखिए, अगर क्वाड्रेंट का नॉलेज रहेगा तो चाहकर भी आपसे मिस्टेक नहीं होगा, 45 नहीं होगा, और 180 से बड़ा रहेगा तो फिर आप 180 से 270 के बीच में देखिए कौन सा हो सकता है, तो फिर वहाँ पे बैठाएंगे। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखता तो मैं ऐसे करता, tan 45, इसको क्या लिखा जा सकता है? ओके, 180 + 45, फार्मूला तो इसलिए रट रहे हैं ना, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। tan 180 + थीटा इज ऑल्सो tan थीटा, tan 180 + थीटा इक्वल टू व्हाट? तो ए दिस और दिस अलग रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब 45 का वैल्यू tan 45 का और 225 का सेम ही वैल्यू दिखेगा, राइट। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? ए थर्ड, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, किसी ए थर्ड क्वाड्रेंट का है, अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। तो कब इसे सेलेक्ट करना है और कब इसे सेलेक्ट करना है आप देख लीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है प्लीज म्यूट कीजिए। यहाँ देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए, ध्यान से देखिए। तो 3i + 3j फर्स्ट, इसका x कंपोनेंट क्या है बोले तो 3, अब y कंपोनेंट क्या है 3, बोथ आर पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये समझ में आ गया कि ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट में है एवरीवन? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, करेक्ट ना। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलना क्या सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है? नहीं है, एंगल बताना पड़ेगा। और एंगल के लिए मेरा रेफरेंस लाइन कौन सा है एवरीवन? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हम लोग इस मेथड में, इस फार्मूले में ax = a cos थीटा और ay = a sin थीटा में हम लोग एक रेफरेंस लाइन फिक्स कर दिए हैं, वो रेफरेंस लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इज इट राइट। देन यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा? किसी भी वेक्टर का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्या चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, राइट। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा एवरीवन? ax² + ay², हाउ मच? 3√2, दिस इज योर मैग्नीट्यूड। और उसके बाद tan थीटा इक्वल टू, सर अपना टाइम क्या आएगा? a/x 3/3 इक्वल टू व्हाट? +1। तो ये यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम लोग अब है भी डालेंगे, दोनों एंगल हो सकता है, किसको सेलेक्ट करें किसको रिजेक्ट करें? सर अब यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑप्टिव जो एंगल रहेगा इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, एग्री ना? लिख लीजिए। एक छोटा मोटा मिस्टेक नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक है, और ये अभी नहीं दूसरे जगह पे भी। ये क्या लग रहा है? ये सिर्फ वेक्टर में काम आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो बार बार काम आएगा क्लास 12th में, राइट। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में तो पक्का आएगा, रेस्ट ऑफ मोशन में और भी, काइनेमेटिक्स में और भी ज़्यादा आएगा। हो गया ना?
चलिए ए इक्वल टू वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है? तो एक्स क्या है? -2 प्लस आई के कोफिशिएंट को, राइट? प्लस आई मतलब दिस 1, ये है माइनस आई, बट मैंने किसके कोफिशिएंट को बोला हूँ? एक्स कंपोनेंट। प्लस आई के कोफिशिएंट को आज के बाद एक्स कंपोनेंट, राइट? और ए वाई इक्वल टू, तो सर मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, हाउ मच? 2√2। कौन सा क्वाड्रेंट? ओके, तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए वाई बाई एक्स, हाउ मच? -1, करेक्ट? इतना समझ में आ गया है कि एंगल ऑब्ट्यूज रहेगा। देखिए कैसे निकालते हैं, अगर भूल भी गए तो एंगल क्या रहेगा? ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा, करेक्ट ना? और आपको एंगल याद नहीं आ रहा है, बट ये याद है कि 1 के बदले 45 होता है। ये तो याद है ना कि 1 के बदले क्या होता है? 45। और ये भी याद आ गया कि एंगल 90 से बड़ा रहेगा और 180 से छोटा रहेगा, बजाय यस, बिकॉज मेरा वेक्टर कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। एग्री? इसका मतलब किससे बड़ा रहेगा? 90 से बड़ा रहेगा, बट 180 से छोटा रहेगा। अब यहाँ पे फिर काम में आएगा आपका रटा हुआ फार्मूला। एक फार्मूला है tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा। क्या है? इसका मतलब है कि tan 180 माइनस 45 इक्वल टू -tan 45 लिख सकते थे, करेक्ट? अब यहाँ से आपको समझ में आ गया कि ओके, और 180 में से 45 को माइनस करेंगे तो कितना रहेगा? 135। इसका मतलब है कि -1 का वैल्यू क्या रहेगा? 135 भी यहाँ पर रहेगा। दो चीज़ रहेगा, यहाँ देखिए दो फार्मूला आपके सामने लिख रहे हैं, ये भी आपको रटा हुआ रहेगा। tan 360 माइनस 45 भी -tan 45 होता है। यहाँ देखिए tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू, ये रटना है -tan थीटा, और tan 360 माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा। ये दो फार्मूला हम लोग को पता है, राइट? बट ये इसके बारे में जब ये एंगल लेंगे, इस एंगल का बात करेंगे, तो ये एंगल मेरा रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट का, और जब ये एंगल बात करेंगे तो 180 से छोटा सेकेंड क्वाड्रेंट का। तो कौन सा एंगल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? इस एंगल पे या इस एंगल पे? -tan 45 को हम लोग पॉजिटिव एंगल बनाने के लिए, कौन सा एंगल बनाने के लिए? पॉजिटिव एंगल बनाने के लिए 180 माइनस 45 भी लिख के रेडी रहेंगे, और 360 माइनस 45 भी लिख के रेडी रहेंगे, करेक्ट? अरे स्टार्ट कहाँ से हुआ? -1 के वैल्यू से, राइट? अब ये वैल्यू अगर लेते हैं तो कितना होगा? 135, और ये वैल्यू लेते हैं तब कितना होगा? 315। इसका मतलब tan 135 का वैल्यू भी -1 और tan 315 का वैल्यू भी कितना? अब आपको डिसाइड करना है कि 135 लें या 315 लें। तो आपका वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 135 डिग्री लेंगे, क्योंकि यही एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का सेटिस्फाई करेगा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो समझ में आ गया? ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है एवरीवन? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? थीटा इक्वल टू 135 लिख लीजिए। बहुत आसान है। तो सर यहाँ तो एंगल पता चल जाएगा, जिस न्यूमेरिकल वैल्यू का एंगल नहीं पता रहेगा तो वहाँ तो और भी लाइफ आसान है।
थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स करके काम चला लेंगे, राइट। वहाँ पे क्या करना है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स। तो स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन क्या आपसे सॉल्व हो जाएगा, जिसमें वेक्टर दिया हुआ रहेगा। अरे वेक्टर देकर क्या पूछेंगे, क्या क्या पूछ सकता हूँ, ए वेक्टर देख के मैग्नीट्यूड पूछेंगे, ए वेक्टर देख के कंपोनेंट पूछते रहेंगे जो दुनिया का सबसे आसान काम, और ए वेक्टर देखकर बहुत मन होगा तो यूनिट वेक्टर पूछेंगे, ए वेक्टर देखकर फिर क्या पूछेंगे, एंगल पूछेंगे। यही 4 काम रहेगा ना, 5वां तो कुछ नहीं रहेगा। हो जाएगा पक्का? ओके। आप एक बार, आप लोग मैथमेटिकल टूल एक बार देख लीजिए। 1 या 2 क्लास में सिर्फ मैथमेटिक्स का ले लूँगा, ब्रीफिंग, मतलब खास करके हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। जो ग्राफ आपका मेडिकल में सबसे ज़्यादा आ जाता है, स्ट्रेट लाइन का, पैराबोला का, राइट। और एकदम इतना आसान है, दुनिया का सबसे आसान काम है पैराबोला का क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करना। तो अभी आपको टफ लगता होगा, बट ये 3 स्टेप है, और एक बार सिखा देंगे तो लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। 11th क्लास के बच्चे ड्रॉ करते रहते हैं इतना कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ, बट आप पहले उसको आप रेडी सब लोग, जब प्ले आज से 15 दिन के बाद उसको पढ़ाऊँगा, जब तक कि सब लोग आप लोग मैथमेटिकल टूल सबका कॉपी देखूंगा, अगर A to Z लिखा रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ पे क्या मैं बोला हूँ, सब लिख लिख कर लाइएगा, तब उसमें मैं समझाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। हो पाएगा ना? यस। चलिए, यहाँ देखना है एवरीवन। डायग्राम ड्रॉ कीजिए। हो गया। हाउ मेनी वेक्टर? 6 वेक्टर। चलिए, फाइंड आउट एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर। फाइंड आउट एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर।
फाइंड आउट एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर। देखिए स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट सबको नजर आ रहा है। F1 का x कंपोनेंट के लिए क्या ऐसे बोल सकते हैं, F1 का मैग्नीट्यूड cos 60 सही है, 10 और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, हाउ मच, 5 सही है ना। F1 का बाई कंपोनेंट सर F1 और कितना sin 60, हाउ मच, sin 60 का वैल्यू √3/2, तो क्या 5√3 लिख सकते हैं, यस 7। अब यहाँ देखिएगा F2 का x कंपोनेंट कितना लिखें एवरीवन, F2 का मैग्नीट्यूड तो 8 है, F2 का मेरा रिक्वेस्ट है कि जो एक मिनट जो फार्मूला दिए हैं जो पहले से जानते हैं, शॉर्टकट वगैरह जो बहुत लोग माहौल जो बना के बोलते हैं वो छोड़ दीजिए। ये जानबूझ के मैं 30 दिया था, लेकिन फार्मूला तो मैंने आपको ये सिखाया है ना, एक्स कंपोनेंट का फार्मूला मैंने क्या दिया है, यस तो आपको यहाँ से मेजर करना है, तो क्या लिखिएगा, F2 का मैग्नीट्यूड कितना है 8, कॉस कितना लिखना चाहिए था 120 है ना। इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज यहाँ से दिखाएं एंगल, बाकी जैसे मैंने 30 दिया तो क्या यहाँ से आप एंगल नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे ना। इसलिए ऑलवेज क्या करना है, x इक्वल टू a cos थीटा, तो थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस जाना है, पहले मिस्टेक होने का चांस बहुत कम रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोले थे, यस F2 वेक्टर मेरा ये है, और F2 का x कंपोनेंट के लिए क्या बोले हैं, जरा सा पढ़िए तो फार्मूला में, थीटा, कौन सा थीटा था, पूरा स्टेटमेंट पढ़िए, थीटा टेकन फ्रॉम मूविंग एंटी क्लॉकवाइज गोइंग अप टू गिवन वेक्टर, तो ये है, इसको क्रॉस क्यों करेंगे, नहीं वो तो मैंने बोला ही नहीं, एकदम कितना क्लियर का डिफिनेशन है, थीटा इज द एंगल टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूविंग एंटी क्लॉकवाइज अप टू योर गिवन वेक्टर। मैंने बोला कि इसको क्रॉस करना है, नहीं करना है, बिल्कुल, मतलब यही तो फार्मूला था, क्लियर कट फार्मूला, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि थीटा को पहचानना है और फार्मूला को पहचानना है। हो सकता है कि कोई आपको शॉर्टकट ट्रिक वगैरह के लिए ऐसे ऐसे कुछ किया होगा, बट वैसे वैसे काम चलेगा। हम लोग को फिजिक्स में क्या है, कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट चाहिए, मतलब ऐसा ही पकड़ के चलना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, 120 मैंने क्यों लिया कि सर आप यहाँ से मूव किए हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और एंटी क्लॉकवाइज गए हैं, और कहाँ तक गए हैं, F2 तक सिर्फ जाना था, उसको क्रॉस करना था,
या वहाँ तक सिर्फ जाना था? यस, मैंने बोला क्लॉकवाइज घूमना है, मैंने बोला नेगेटिव एक्स एक्सिस से घूमना है। ये सब कुछ नहीं, एकदम क्लियर, एकदम ट्रांसपेरेंट, क्लियर कट, बहुत साधारण भाषा में है बोला हुआ है, उसको पकड़ के रखना है, ठीक है? क्या बोले? आते हैं या ये, अच्छा दिस एंगल, दिस वन इज 30 डिग्री, ए 30 डिग्री, ठीक है? ओके स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा? cos 120 का वैल्यू निकाल पाएंगे आप लोग? -½ cos 120 का वैल्यू कितना होगा? देखे तो कैसे निकालिएगा cos 120 का? अगर याद नहीं है तो निकालिए कैसे? 90 + 30 कर दीजिए या 180 - 60 कर दीजिए, दोनों से डिफरेंट वैल्यू आएगा या सेम वैल्यू आएगा? सेम वैल्यू आएगा। तो कितना वैल्यू आएगा एवरीवन? -½ मतलब -4, इज इट राइट? और F2 का बाई कंपोनेंट फॉर्मूला तो दिए हैं, बोलिए क्या होगा? आप लोग मुझसे सॉल्व करवाते हैं, मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, आप लोग मेरे तरफ देख रहे हैं। व्हाट इज बाई कंपोनेंट का फार्मूला? F2 sin 120, एग्री? यहाँ पे अगर सेंटर पे मेकअप करने के लिए नहीं आता तो घर से भी क्लास कीजिए, नहीं तो मुझे नहीं पकड़ पाइएगा। और दोबारा वेक्टर इस साल दोबारा पढ़ाऊंगा भी नहीं, दिस इज द लास्ट ट्रेन। हाँ स्टूडेंट, ऑलवेज कीप इन माइंड, मतलब हो सकता है किसी ने शॉर्टकट के लिए आपको ये बात बता दिया हो। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। और ये क्या है? वो आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक को समझ रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं, बट फिजिक्स को आंसर लाना, एक फिजिक्स को समझ कर आंसर लाना, दोनों में आसमान ज़मीन का डिफरेंस है। आप जो बात बोल रहे हैं और आप ही कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो वहाँ पे लो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। फार्मूला मेरा ये है भाई, मैं इसको पकड़ के रखूँगा, राइट? क्योंकि मेडिकल वाले बच्चों के साथ प्रॉब्लम यही होता है कि उनको मतलब टीचर क्या कहते हैं ना, तुम ये ट्रिक कर लो। भाई कितना ट्रिक रटेगा? कॉन्सेप्ट फाइनाइट है, ट्रिक तो इनफाइनाइट होते चला जाएगा, राइट? अब फिजिक्स में उतना काम नहीं होगा, इसलिए मैं क्या पकड़ के रखता हूँ, ये बात पकड़ के रखे तभी तो आपको मैं बता पाया था कि कौन सा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। कितना बढ़िया बात बोला था। साइन ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर डज नॉट डिपेंड, ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट? कॉस थीटा। इसको पकड़ के चले थे, राइट? क्योंकि ये क्या है? मैग्नीट्यूड। और आप क्या बोल रहे हैं? उसी को निगेटिव बना दिए। और आपने क्या किया? इधर से सारे एंगल लेते हैं और F2 को -F2 लिख देंगे। यस, नहीं तो वो रॉन्ग वे है ना, वो एब्सोल्युटली रॉन्ग वे है। मतलब आप बोल रहे हैं सही है, आपका आंसर मेरे साथ बिल्कुल 100% मैच कर जाएगा, बट तरीका बिल्कुल गलत है। तो कितना भी यूनिवर्सिटी फीस बड़ा बड़ा बुक पढ़िएगा तो बहुत तरीके से सिखाया रहता है इससे। अब होता है क्या है ना कि दुनिया में 10 टाइप के टीचर आ गए दुनिया भर का। अब वो सोचे कि बच्चे को लाइफ को आसान करते हैं और उसमें नहीं चाहिए कि बच्चे को बेचारा के फिजिक्स का पजल कर दिए। फार्मूला को बोले ही नहीं कि फार्मूला पकड़ के रखो। फार्मूला अगर पकड़ के रखेगा तो बच्चा कभी रॉन्ग नहीं कर पाएगा। अदरवाइज कोई भी उसको पूछेगा कि तुम कर क्या रहे हो तो बच्चा ही कन्फ्यूज है क्या कर रहे हैं। अब बोलेगा नहीं F2 को निगेटिव कर दिए सर, फिर वो सोचेगा कि मैग्नीट्यूड कैसे निगेटिव करेगा। समझ रहे बात को? इसलिए मैं आपसे इसको सजेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ एक ही चीज़ को पकड़ के रखिए। किस बात को पकड़ के रखिए कि इस फार्मूला में x = a cos थीटा और ay = a sin थीटा में थीटा ऑलवेज कहाँ से लेना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सर कैसे घूमना है? एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। क्लियर ना? आइए, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ भाई, यही सारे स्टैंडर्ड बुक में लिखा हुआ है और यही सही तरीका है। ठीक है, हो गया ना? साइन 120 का वैल्यू कितना होगा? √3/2 निकाल लीजिएगा। साइन 120 √3/2 कितना हो जाएगा एवरीवन? 4√3। ओके, यहाँ देखिए F3 का x कंपोनेंट
F3 का x कंपोनेंट के लिए क्या लिखें? तो सर F3 का है 6 cos और कहाँ से इस मेथड में यहाँ यस 225 कितना 225 क्योंकि ये 45 है, मुझे ये पूरा एंगल पकड़ना है 220। बाद में cos 225 का वैल्यू निकालेंगे इफ एंड बट करके, और cos 225 का वैल्यू कितना होगा -1/√2 कितना -1/√2 तो हो जाएगा -6/√2। और F3 का बाई कंपोनेंट सर 6 बोलते रहिएगा 225 हाउ मच, ठीक है। चलिए F4 का, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट F4 का x कंपोनेंट, F4 का मैग्नीट्यूड कितना है 12। तो x कंपोनेंट के लिए cos कौन सा एंगल पकड़े, यहाँ देखिएगा रागनी मिश्रा, शॉर्टकट वाला या ऐसे, यस कितना हो जाएगा 330 हाउ मच। अब ये दूसरी बात है cos 330 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये तो कर सकते हैं 360 माइनस 330 आपको नहीं याद रहेगा, बट 360 माइनस 30 करके तो वैल्यू निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। तो इसको आप वैल्यू क्या होगा cos 360 माइनस 30, और cos 360 माइनस 30 इक्वल टू कितना होता है cos 30 होता है। और अगर कभी यहाँ देखिएगा एक शॉर्टकट दे रहा हूँ, कभी भूल गए कि प्लस cos 30 या माइनस cos 30, मान लेते हैं लेटर वो भूल गए, तो याद रखिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में x कंपोनेंट पॉजिटिव होता है, राइट। कभी ऐसा हो सकता है ना कि प्लस cos 30 लिखा है या माइनस cos 30, तो दिमाग में क्या रिकॉल करना है, ओके माइनस लेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो निगेटिव हो जाएगा x कंपोनेंट, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में x कंपोनेंट क्या होता है पॉजिटिव, तो वहाँ से ऑटोमेटिक साइन पता चल जाएगा प्लस लिखे या माइनस लिखे, समझे। तो यहाँ पे क्या लिखना है 12 cos 30 हाउ मच 6√3, और बाई कंपोनेंट 12 साइन हाउ मच 330 कितना हो जाएगा एवरीवन। साइन 330 का वैल्यू निकालने के लिए फिर से सेम बात, कौन सा बात 360 माइनस 30, और 360 माइनस 30 कितना होता है साइन 360 माइनस 30 होता है माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 का वैल्यू माइनस हाफ, तो कितना हो जाएगा -6, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा F5 का x कंपोनेंट हाउ मच, टेन cos 180, सही है ना। यहाँ से मेजर करेंगे ना भाई 180, और cos 180 की वैल्यू -1, राइट, तो कितना हो जाएगा -10, और बाई इसका बाई कंपोनेंट 10 sin 180 कितना हो जाएगा 0, एग्री। अब यहाँ देखिए इस पे स्टार लगा रहा हूँ, यहाँ से कुछ समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद इसको हटाएं, यहाँ देखिएगा F6 का x कंपोनेंट हाउ मच, F6 का मैग्नीट्यूड कितना था 6 cos 90 0, और इसका बाई कंपोनेंट साइन 90 होता है 1। यहाँ देखिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ तक हो गया ना। नाउ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि आपका वेक्टर, कोई भी वेक्टर अगर किसी एक्सिस पे है, क्या है
तो उसका उस एक्सिस का ही कंपोनेंट रहेगा, बाकी दूसरे एक्सिस का कंपोनेंट जीरो रहेगा। कोई भी वेक्टर अगर वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कंपोनेंट डैम से जीरो होगा। आज के बाद कोई भी वेक्टर अगर बाई एक्सिस पे है, कौन सा एक्सिस, उसका एक्स कंपोनेंट क्या रहेगा, डैम श्योर 200% गारंटी जीरो आएगा ही आएगा। और कोई भी वेक्टर अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका कौन सा कंपोनेंट जीरो रहेगा, बाई कंपोनेंट जीरो रहेगा। करेक्ट। ये ऑब्जर्वेशन देखिए, इसका एक्स कंपोनेंट क्या मिला है, जीरो। जानबूझ के मैं दो लिया था, एक ये लिया था, एक ये लिया था, राइट। इसका एक्स कंपोनेंट जीरो और इसका बाई कंपोनेंट कितना है, जीरो। तो फास्ट होने के लिए आज के बाद कोई भी वेक्टर आपका जिस एक्सिस पर रहेगा उसी एक्सिस का कंपोनेंट मिलेगा, बाकी दूसरे एक्सिस का कंपोनेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है ना। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ग्राफ देना पड़ेगा, ग्राफ तो दिया रहेगा। एक ये ऐसे वेक्टर दिखाया रहेगा ना, तभी तो पूछेंगे बिना दिए हुए। हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, हम जब कंपोनेंट में ब्रेक करना होगा तभी हम ऐसे ही लेंगे ना फिर तो। इसमें दो ही कंपोनेंट निकाल पा रहे हैं ना। कार्टेशियन सिस्टम में मैक्सिमम कितना कंपोनेंट निकाल सकते हैं, 3। एक्स कंपोनेंट, बाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। बातों को समझिए। बट कंपोनेंट कितना हो सकता है, इनफाइनाइट। तो उसके लिए मैंने कोई फार्मूला भी दिया है, तो फिर से फार्मूला देने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक्स एक्सिस मानते रहें और बाई एक्सिस, हाँ तब तो कर सकते हैं। बट मान लेते हैं कि मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सो मेनी टाइम्स रियल द कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड, रियल द कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर वर्टिकल डाउनवर्ड, रियल द कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो कितना बार एक्स एक्सिस बाई एक्सिस करते रहेंगे, मेरा डायरेक्शन तो इनफाइनाइट हो सकता है। तो एक्चुअल में अब अगर कोई ऐसे पूछेगा, पहला को स्टेटमेंट मेरा है कि हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आर पॉसिबल, करेक्ट आंसर इज इनफाइनाइट। दूसरा को स्टेटमेंट, हाउ मेनी कंपोनेंट इन कार्टेशियन सिस्टम, तब क्या बोलना है, मैक्सिमम 3। दोनों अलग अलग बात है। लेकिन यहाँ पे ही एक्चुअल में टीचर को रुकना पड़ता है, अदरवाइज बच्चे के माइंड में सिर्फ वही चीज़ बचपन वाला बात बैठा रह जाएगा कि या तो 2 कंपोनेंट यानी तो मैक्सिमम 3 कंपोनेंट। कार्टेशियन सिस्टम में 3 कंपोनेंट। ऐसे जैसे आपने बोला सर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्या है, ऑल द टाइम ऐसे एक्स एक्सिस बाई एक्सिस बनाते रहेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग एक फार्मूला आपको देंगे, वो एक ही फार्मूला रहेगा और उस फार्मूला के हेल्प से आप जिधर मर्जी उधर ब्रेक कर सकते हैं, उसमें कोई कार्टेशियन सिस्टम का रोल नहीं रहेगा। ठीक है। बट अभी इस बात को आप सीखे, समझ में आ गया। ये बहुत बड़ा चीज़ है, इसको आसान मत सोचिए, पूरा फिजिक्स में बार बार आएगा, इसलिए प्लीज़ इसको ध्यान से देख लीजिए कैसे निकालते हैं, हो जाएगा वैल्यू। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसका है, यस, एंगल का वैल्यू निकालना, साइन का और कॉस का और टेन का। इसलिए जो भी मैं काम बोला हूँ, एक ऐसी बंद कर दीजिए, ठंडा लग रहा है। इसे जो भी आपको बोला हूँ प्लीज़ वो घर पे बैठकर, अगर टीचर कोई बात बोला ना कि एक काम कर लीजिए, इसका मतलब उसका बहुत यूज होने वाला है। इसमें सबसे ज़्यादा फास्ट आप कब होंगे, जब फटाफट एंगल बताते रहेंगे वैल्यू। यहाँ पे आप स्लो हैं, आप फिजिक्स में स्लो नहीं है भाई। कहाँ पे स्लो हैं, फिजिक्स आपका ठीक है, मैथमेटिक्स में कमज़ोर हैं, इसके वजह से आप मेरा वेट कर रहे हैं। बाकी तो आप ठीक ठाक हैं। आप समझ गए अपना बीमारी कहाँ पे है, मैथमेटिकल आपको अप्रोच नहीं है। आप चीज़ों को रटने का, शॉर्टकट करने का सोच रहे हैं रास्ता, और जिस चीज़ से जितना भागिएगा वो चीज़ उतना ही डराएगा। इसलिए बेटर है कि एक दिन बैठ के ट्रिग्नोमेट्री पे ही काम कर लेते हैं, सुबह से शाम तक अलग अलग वैल्यू एंगल निकाल के, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन 2a, कॉस 2a, टेन का जितना है ट्रिग्नोमेट्री का बुक उठाइए और 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, कहानी ख़त्म। फिर डर का बात ही नहीं है, राइट। फिर डायलॉग हो जाएगा, डर के आगे जीत है। यहाँ तक समझ में आ गया। और क्या ऑब्जर्व किए, सिर्फ क्वेश्चन बना रहे थे या कुछ ऑब्जर्व भी किए, जहाँ पे स्टार लगा है वहाँ से क्या ऑब्जर्व किए हैं। मेहनत करेंगे तो उसका कुछ फल भी तो अपने पास रखते रहेंगे। ऑब्जर्व किए, यस, कि जो भी वेक्टर किसी एक्सिस पे रहेगा तो उसमें उसके बाद दूसरे एक्सिस का, कार्टेशियन सिस्टम की बात बोल रहा हूँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिए, तो ये मेरा वेक्टर
किस पे था, बाई एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस का एक्स कंपोनेंट क्या आया है, 0, तो एग्जाम में फास्ट हो जाएंगे, राइट। और यहाँ देखिए ए वेक्टर बाई एक्सिस पे है, लेकिन कौन सा बाई एक्सिस, पॉजिटिव बाई एक्सिस के अलॉन्ग, राइट, तो बाई कंपोनेंट पॉजिटिव ही रहेगा, बाई कंपोनेंट क्या रहेगा, पक्का पॉजिटिव रहेगा। ये थोड़ा फास्ट कर दिया आपको। यहाँ पे ए एफ वाई कौन सा एक्सिस पे है, थोड़ा आप लोग भी बोल सकते हैं भाई म्यूचुअल है ना, बात तो करना पड़ेगा सर। एक्स पहले बोलेंगे एक्स एक्सिस पे, कौन सा एक्सिस, दूसरा कौन सा कंपोनेंट 0, बाई कंपोनेंट 0। मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसका आया है वैल्यू देख लीजिए, बाई कंपोनेंट क्या आया है, 0। अब तो सिर्फ इसका कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, एक्स कंपोनेंट, बट एक्स कंपोनेंट निगेटिव या पॉजिटिव, तो किसके अलॉन्ग है, निगेटिव एक्स एक्सिस, तब निगेटिव रहेगा एक्स कंपोनेंट। अगर पॉजिटिव एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रहता तो पॉजिटिव कंपोनेंट मिलता है, ठीक है, हो गया ना, यहाँ तक समझ में आ गया है, ओके एवरीवन। इसको हटाया जाए। अब लिखिए एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, हेडिंग बनाइएगा, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कार्टेशियन सिस्टम, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कार्टेशियन सिस्टम। अच्छा, आपने F1, F2, F3, F4 करेक्ट, F1 ऑब्जर्व कीजिए तो F1, F2, F3, F4। F1 किस क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वहाँ देखना है डायग्राम को, मैं बोल रहा हूँ ऑब्जर्व कीजिए। F1 किस क्वाड्रेंट में, तो क्या उसका दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव आया है, पक्का आना चाहिए। F2 किस क्वाड्रेंट में, तो उसका एक्स कंपोनेंट निगेटिव आया होगा, बाई कंपोनेंट पॉजिटिव। F3 किस क्वाड्रेंट में, थर्ड, उसका दोनों कंपोनेंट निगेटिव आया होगा। F4 किस क्वाड्रेंट में, तो उसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव आया होगा और बाई कंपोनेंट, अगर ऐसा नहीं आता तो हम लोग रॉन्ग रहते हैं, ऐसा नहीं आएगा मतलब हम लोग क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। हेडिंग क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कार्टेशियन सिस्टम। यहाँ देखिए स्टूडेंट, डायग्राम बनाइए।
मेरे पास कितना वेक्टर मैंने दिखाया, ये थ्योरी चल रहा है अब, ठीक है। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर? रिजल्टेंट ऑफ A1 A2 A3 पूछेंगे, इसका मतलब है कि मैं इसका एडिशन का बात कर रहा हूँ, राइट। तो रिजल्टेंट का मतलब हो गया A1 अब प्लस A2 अब प्लस व्हाट A3। एग्री? और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अभी हम लोग 2 डायमेंशन में ही काम कर रहे हैं, बट जो मेथड 2 डायमेंशन के लिए रहेगा वही मेथड 3 डायमेंशन के लिए भी रहेगा, करेक्ट ना। तो R इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। तो जब भी कार्टेशियन सिस्टम से अगर आपको, मतलब मान लेते हैं ऐसा मैंने डायग्राम दे दिया, और कार्टेशियन सिस्टम के हेल्प से अगर रिजल्टेंट निकालना है तो सबसे पहले इस वेक्टर को x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। इज इट राइट? किसी भी A1 A2 A3 इन सब को ऐड करना है किस मेथड से? कार्टेशियन सिस्टम के मेथड से। और 95% इसी मेथड को हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो A1 A2 A3, तो इसको किस फॉर्म में लिखना है? इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के फॉर्म में, करेक्ट है ना। और A2 को भी किस फॉर्म में लिखिएगा? x कंपोनेंट एंड, तो सो मेनी टाइम्स x आपको इस फॉर्मेट में दिया रहेगा, इस फॉर्मेट में A1x A2 यहाँ देखिएगा A1x और A1y पता रहेगा, लेकिन जहाँ नहीं पता रहेगा वहाँ पे निकालेंगे, करेक्ट ना। जहाँ नहीं पता रहेगा वहाँ पे क्या करना है? निकालना पड़ेगा। अब प्लस ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं? ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है? I को, यस, I के कोफिशिएंट को एक साथ ऐड करना है और J के कोफिशिएंट को एक साथ ऐड करना है। I वाले टर्म को एक साथ और J वाले टर्म को एक साथ। तो क्या हो जाएगा? बोलिए भाई। A1x A2x और प्लस A3x इंटू व्हाट? I। और J वाला कोफिशिएंट के लिए क्या कीजिएगा? A1y A2y A3y। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, कितना भी वेक्टर हो उसका रिजल्टेंट कितना वेक्टर? A1 A2 A3 का रिजल्टेंट तो एक वेक्टर होगा। कितना भी वेक्टर का रिजल्टेंट कितना वेक्टर रहेगा? एक वेक्टर, यस। इसका मतलब है कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितना एरो का रिक्वायरमेंट रहेगा? आप ही तो बोल रहे हैं कि एक वेक्टर रहेगा, तो सर 1 एरो। कितना एरो? तो सर ये जो रिजल्टेंट रहेगा उसका x कंपोनेंट क्या होगा? वेरी गुड, इसके कोफिशिएंट को बोलेंगे। ऐसे कोफिशिएंट क्या है? समझे बात को? इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट सम ऑफ x कंपोनेंट रहेगा। ये क्या बोल सकते हैं? A1x प्लस A2x प्लस A3x क्या है? सम ऑफ x कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर, जिसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। बातों को सुनना है ध्यान से। ये क्या है? पढ़िए, कभी पढ़ने से भी क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। बोलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ। सम ऑफ x कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर। थोड़ा बहुत आप लोग का भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, मेमोरी चलेगा ना। अब कम से कम 10 साल तक तो चलेगा ये वीडियो। सम ऑफ x कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर। तो इसी को क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे मेरे पास 3 ही वेक्टर है। 10 वेक्टर रहता तो क्या करते हैं सर? A1x A2x A3x प्लस A4x प्लस एंड सो ऑन, राइट। इसका मतलब सर ऐसे लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर है। I इक्वल टू 1 से 10 भी मत कीजिए सर, n कर दीजिए, जितना वेक्टर रहेगा, राइट। अगर 3 है तो I इक्वल टू 1 से 3,
मतलब a1x समय, ये तो जानते हैं ना समेशन का साइन होता है, और समेशन का बड़ा भाई क्या है? समेशन का बड़ा भाई इंटीग्रेशन। समेशन का बड़ा भाई इंटीग्रेशन। समेशन में फाइनाइट चीज़ों को जोड़ते हैं, इंटीग्रेशन में कितना बढ़िया चीज़ न्यूटन दे के चलेगा, कैलकुलस। अच्छा सर, हम लोग ने तो प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए। नहीं, आगे चलिएगा, ये मत सोचिए टचवुड ऐसा ना हो, बट आप में से कोई बहुत अच्छा डेंटिस्ट बन गया, राइट? और 3D में समझाया जा रहा है, और 3D का मतलब पता ही नहीं है, मैथ से दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। और आप लोग को देखते हैं ना, तो मुझे आज से 3-4 साल पहले का घटना याद आता रहता है। वहाँ पे जहाँ पे बैठे ना, उसके पीछे वाला बेंच पे एक स्टूडेंट ड्रॉपर बैच में बैठते थे, गर्ल्स स्टूडेंट। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और जैसे ही फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया तो वेक्टर तक लाइफ बहुत आसान था, एंड शी वॉज गुड। मतलब ऐसा नहीं कि बोले बायो वगैरह में, केमिस्ट्री में। तो जैसे ही मैं इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन करना स्टार्ट किया तो एक प्रॉब्लम लिया, मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा था, तो उसके बाद अब होता ना कि एकदम आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है कि मतलब मुझे मेडिकल करना है, अचानक से बहुत बड़ा तूफान आ गया। वो देखे कि रोना स्टार्ट कर दिए। मैं बोला कभी तो मैं कुछ बोला ही नहीं हूँ ना, डाटा हूँ, मतलब 2nd 3rd क्लास ही है, रो क्यों रहे? मतलब मैं भी घबरा गया। तो होता ना कि भाई कोई डांट दिया तो बहुत ख़राब लगता है ना। मतलब मैं, और टीचर अगर डांटता है तो उसका उसमें इमोशन है, आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़े है जमीन को लेकर। ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है। आपका डांटने का मतलब टीचर का फंडामेंटल राइट है, उसमें भी प्यार है, इमोशन है कि आपका अच्छा हो जाए। मतलब यहाँ पे आए हैं तो पैसा लगाए हैं, तो पहले क्या होता है, हम लोग प्रोफेशनली अटैच होते हैं, फ़ी देते हैं, मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। बट जैसे जैसे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो उसमें टीचर का और स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट का टीचर के लिए। आज तक देखते हैं मैं अपने टीचर का नाम कितना रिस्पेक्ट से लेता हूँ। गॉड फादर से नीचे कोई उपाधि नहीं देता हूँ, उनके बिना मैं कर ही नहीं सकता था। 2 टीचर से पढ़े और दोनों मेरे लिए गॉड फादर हैं। ये आपके क्लास में नहीं, हर क्लास में कम से 2-4 घंटा मैं उनका तारीफ़ करने में बिताता हूँ साल भर में। इतने मेरे लिए रिस्पेक्टेड अभी तक हैं। उन्होंने मेरा लाइफ चेंज कर दिया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इतना तरीके से नहीं पढ़ाते तो मैं नहीं कर पाता। मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ क्योंकि उन जैसे टीचर से पढ़ा हूँ। IIT कर सकता था, टीचर नहीं बन सकता था, उनके कारण बना। जो भी बताया एकदम ट्रांसपेरेंट, क्लाउडी नहीं। समझ रहे बात को कि ऐसा सर इधर से ले लेंगे, इधर से ले लेंगे, नॉट लाइक दैट। तो रोना स्टार्ट करे तो मैं बोला हुआ क्या है? तो सर ये आप कर क्या रहे हैं डिफरेंशियल इंटीग्रेशन? मतलब मुझे आज तक नहीं मिला। हमने क्यों? तो सर 10th के बाद मुझे मेडिकल करना था, तो मेरे बाकी लोग बोले कि नहीं अब मैथ से तुम्हारा रास्ता ख़त्म हो गया, मैथ देखो ही मत। तो मैं 10th के बाद मैथ ही देखना छोड़ दिया। क्योंकि 2 साल आप पढ़ कैसे लिए बिना मैथ का? फिजिक्स कैसे पास कर गए? पहले तो भाई बोर्ड में लिखना होता था ना सब्जेक्टिव, उसमें तो डेरिवेशन रहेगा ही नहीं रहेगा। 12th क्लास में आप लोगों को भी इंटीग्रेशन मिल रहा होगा, तो फिर कहीं ना कहीं तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे बच के निकल गए? सर इस बार तो 12th हुआ ही नहीं है बच के तो निकल गए। हाँ यस, इसलिए वो सब चीज़ है। यहाँ देखिए एनीवे, इसका मतलब है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि यहाँ पे क्या रहेगा। तो अगर 10 रहता तो 10 करते। इसका मतलब है कि इस रिजल्टेंट का x कंपोनेंट क्या रहेगा? सम ऑफ x कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर, राइट। और इसका y कंपोनेंट स्टूडेंट सम ऑफ, यस, इसको बॉक्स में कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एवरीवन, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है, कोई भी वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है वो कैसे बताते हैं? अगर 2 डायमेंशनल वेक्टर है तो जो सिखाए हैं उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई कीजिए। यस, नहीं, यहाँ पे मान लेते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिया। अब रिजल्टेंट वेक्टर किस क्वाड्रेंट में रहेगा? हाउ कैन बी फाइंड आउट?
सर जस्ट बाय नोइंग द साइन ऑफ एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट आर एक्स एंड आर वाई, रिजल्टेंट निकालेंगे तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना। इसका मतलब कोई भी वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है उसके लिए क्या करते हैं, तो एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट का साइन देखते हैं। इसका मतलब है कि आर एक्स और आर वाई का साइन अगर प्लस प्लस है मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का एरो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे, राइट। अगर आर एक्स और आर वाई का साइन प्लस माइनस है देन फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर माइनस प्लस है मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट और माइनस माइनस है थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। तो सर इसका साइन कैसे पता चलेगा, जोड़कर इसको ऐड करेंगे ना, और ऐड करेंगे तो कुछ तो पता चलेगा कि प्लस वैल्यू आया है माइनस। अब समझ में आ गया। ये 3 वेक्टर के लिए मैं बोल रहा हूँ या बहुत सारा वेक्टर का। इस मेथड का खासियत क्या है, एट ए टाइम आप सिर्फ 3 वेक्टर को ऐड कर सकते हैं या जितना मर्जी उतना वेक्टर को, जितना मर्जी उतना वेक्टर को, और एट द सेम टाइम उसका रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में है उसको हम लोग कैसे बताएंगे। यहाँ देखिए, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आर एक्स अगर प्लस है, क्या है आर एक्स और आर वाई अगर ये प्लस प्लस है मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, अगर प्लस माइनस हो गया मतलब फोर्थ। सबसे पहले फर्स्ट वर्सेस सेकंड लिखेंगे माइनस प्लस सेकेंड, यस थर्ड माइनस माइनस। तो सर इसका साइन पता कर लेंगे, ठीक है। और साइन कहाँ से पता चलेगा, सर जोड़ लेंगे, करेक्ट। तो पहला बात है कि रिजल्टेंट निकालने के लिए आ गया, और रिजल्टेंट निकालने के बाद हम लोग को क्वाड्रेंट पता चल गया, बट क्या ये कंप्लीट इन्फो है, नहीं है। तो सर अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, राइट। ये पता है कि किस क्वाड्रेंट में है, बट ये भी तो पता होना पड़ेगा उसका लेंथ कितना है। लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए कुछ नहीं करना है भाई। अब जैसे ही बोलते हैं कुछ नहीं करना है तो स्टूडेंट पेन रख देते हैं, सर ने बोला है कुछ नहीं करना है। आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर ये करना है। और आर एक्स कितना था, थोड़ा बहुत तो बोला कीजिए, आप लोग एकदम चुप रहते हैं। दिस वन, करेक्ट। क्या इतना काम करने से रिजल्टेंट निकल गया, नहीं, एक चीज अभी बाकी है, एंगल, क्वाड्रेंट, मैग्नीट्यूड और लास्ट में एंगल, करेक्ट। देखिए ऐसे आपका मंडे का तो 8:30 से ही है, लेकिन संडे मेरा बहुत हेक्टिक रहता है, इसलिए मुझे खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं 8:30 तक पहुंच पाऊंगा, और आपका टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए मैंने मैसेज कर दिया था, ठीक है। अच्छा बताइए स्टूडेंट, tan थीटा के लिए क्या लिखते हैं, रिजल्टेंट, यस आर वाई वाई आर एक्स, और आर वाई क्या था एवरीवन, सम ऑफ ए वाई बाई सम ऑफ ए एक्स। हो गया ना, ठीक है। एक प्रॉब्लम बनाइए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसको लिख लिए,
Find the resultant of F1, F2, F3. Find the resultant of F1, F2 and F3. थोड़ा ऐड करके बताइएगा। हाँ ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, रिजल्टेंट का मतलब सब कुछ, मैग्नीट्यूड, एंगल, ईच एंड एवरीथिंग, क्वाड्रेंट, सब कुछ। F1 का x कंपोनेंट क्या होगा? एवरीवन। क्या 5 लिखे? F1 का y कंपोनेंट क्या होगा? 5√3। F2 का x कंपोनेंट क्या होगा स्टूडेंट? -4 लिखे। और F2 का y कंपोनेंट क्या लिखेंगे एवरीवन? 4√3। F3 का x कंपोनेंट क्या लिखे? 0। और y कंपोनेंट कितना लिखे? -4। यहाँ तक सबका करेक्ट है? ये सबसे पहला स्टेप था, राइट? तो रिजल्टेंट के लिए क्या लिखेंगे? क्या रिजल्टेंट के लिए डायरेक्टली सम ऑफ fx लिख सकते हैं थोड़ा फास्ट होने के लिए? अभी तो थ्योरी में पढ़ा है सम ऑफ fx, मतलब थोड़ा सा मैं फास्ट होना चाह रहा हूँ। क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं या F1 + F2 + F3 से स्टार्ट करें? लिख सकते हैं ना इसको, और प्लस सम ऑफ Fy और सम ऑफ Fx कितना जोड़िए? 5 -4 + 0 i। और y कंपोनेंट, सम ऑफ y कंपोनेंट इज हाउ मच? 5√3 प्लस 4√3 और -4। इज इट राइट?
जे कैप कितना हो जाएगा स्टूडेंट? -1 I, वेरी गुड। और कितना 9√3 ना, 9√3 और -4। भाई ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी निगेटिव है या पॉजिटिव है? इतना तो आइडिया होगा ही ना, 9√3 4 से बड़ा रहेगा। हाँ ना बोलिए भाई, हाँ ना तो बोलना है आपको। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में आपका रिजल्टेंट रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। टीचर जब पढ़ाते रहेंगे और पूछते रहेंगे तो रिप्लाई करना है। क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख सकते हैं? ये है मेरा रिजल्टेंट। बट ये क्या कंप्लीट इन्फो है? तो क्या चाहिए आपको? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, करेक्ट। ये था मेरा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू व्हाट सर? √1 का स्क्वायर और प्लस 9√3 - 4 का होल स्क्वायर। अब इसका पूछ रहेगा सर इसको सॉल्व करें नहीं करें? ऑब्जेक्टिव में तो इसका रिजल्टेंट रहेगा ना। 9√3 9 × 1.732 आपको करना पड़ेगा, घर पे कर लीजिएगा, ठीक है। और -4 और इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, उसका फिर रूट ले लीजिएगा। यहाँ के बाद फिजिक्स का था, मैथमेटिक्स शुरू। और वो भी कौन सा क्लास का? 8th क्लास। ये मैथमेटिक्स कौन सा क्लास का है? रूट वगैरह तो हम लोग 8th क्लास में ही सीखते थे, राइट? आ सकता है 9√3 करेंगे तो आ सकता है। देखिए इसके बाद मेरा काम ख़त्म, आप सॉल्व कर लेंगे ना। चलिए, बट यहाँ तक भी एक काम बाकी है, बोलिए कौन सा? थीटा, राइट। तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे सर? बाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट। बाई कंपोनेंट कितना? 9√3 - 4 और डिवाइडेड बाई 1। बट इसका एंगल तो आपको पता नहीं है, तो सबसे आसान है, इसको tan इनवर्स ऐसे लिख दीजिएगा, दिस इज द एंगल। tan थीटा इक्वल टू दिस वन, देन थीटा इक्वल टू, अगर एंगल नहीं पता है उस वैल्यू का तो क्या लिखेंगे? tan इनवर्स 9√3 - 4, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, ये जो यहाँ पे ले रहे हैं, जो F1 F2 F3 लिखे हैं, हो सकता है कि इसी के जगह पे E1 E2 E3 हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अलग बात रहेगा या सेम ही तरीका रहेगा, राइट। अब तब पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट, समझ गए। एक कल घर से सॉल्व करके लाइएगा, नेक्स्ट क्लास में निकालना है इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर और उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट और किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और जैसे मैं सॉल्व करने के लिए सिखाया हूँ वैसे ही सॉल्व करके, ठीक है। हो पाएगा आपसे? हो जाएगा ना, ठीक है।